हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मैं करवाती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जितना हो जाएगा उतना आज के वीडियो में करवा देती हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो देखिए, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है और आपको एग्जांपल देके भी मैं समझाऊंगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब आप लोग एग्जाम्पल से समझोगे अच्छी तरह से। जैसे हम ले लेते हैं, एक हमारे जिंक मेटल है। जिंक मेटल को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, जिंक हमारी सॉलिड होती है। ठीक है, जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये जो जिंक है कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है इसके सॉल्यूशन से। जिंक जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट के साथ मिल जाती है तो बनाती है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर को मुक्त कर देती है, कॉपर अलग हो जाता है। तो मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, मेटल है जो भी एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये हमारा जिंक सल्फेट ये एक्वस में है और ये कॉपर जो है सॉलिड है। ठीक है, इनके फिजिकल स्टेट्स भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये चीज समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हमेशा इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब मुक्त कर देता है, और खुद इससे कंबाइन करके एक नया सॉल्ट बना देता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ये जो ब्लू कलर है ये कलरलेस बन जाता है, जिंक सल्फेट जो है कलरलेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन से रिएक्ट करता है। इसको हम कैसे करवाते हैं, ये एक्टिविटी है। हम एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं जो कि डीप ब्लू कलर का होता है, और उसमें एक आयरन नेल अच्छी तरह से रब करके साफ करके उसको डाल देते हैं। आयरन नेल मतलब आयरन की कील डाल देते हैं और उसको आधे घंटे तक रखते हैं। आधे घंटे बाद जब हम कील निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उस कील के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट हो गया है, ब्राउन कलर की कील हो गई है। तो ब्राउन डिपॉजिट क्या है, वो कॉपर है, कॉपर इसमें डिपॉजिट हो गया है। क्यों, इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को मुक्त कर देता है, कॉपर को हटा देता है। वही कॉपर जाके आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होकर उसको ब्राउन कलर का बना देता है। ठीक है बच्चों, और जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीनिश हो जाता है, वो आयरन सल्फेट की वजह से या फेरस सल्फेट की वजह से ग्रीनिश हो जाता है। मतलब फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर मुक्त हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, हमने बताया था ना कि मोर रिएक्टिव मेटल डिप्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट जो भी बोलो आप, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन है मोर रिएक्टिव, कॉपर है लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इसको डिस्प्लेस करता है, कॉपर बना देता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या वैसे देखो कि इसकी कॉपर जो है आयरन की जगह ले लेता है और आयरन कॉपर की जगह ले लेता है, अपना जगह चेंज कर लेते हैं। ये भी एक तरीका है इसको समझने का। तो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव आप कैसे समझोगे, ये जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल, तो उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज है। चाहो तो उसको मैं बता देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। उसका एक न्यूमोनिक भी है, उसको अगर लर्न कर लोगे तो समझ में आएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो इसका निमोनिक है केदारनाथ का माली, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता है पीबी, और है मतलब H मतलब हाइड्रोजन। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। फिर हाइड्रोजन के नीचे कुछ मेटल्स होती हैं, हाइड्रोजन के नीचे हमारा कॉपर, मरकरी,
सिल्वर एंड गोल्ड। हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन तक ये है, हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, मरकरी मतलब Hg, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर तो हमारा देखो यहाँ नीचे है और आयरन है ऊपर, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग लर्न कर लोगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों डिस्प्लेस करते हैं। तो हमेशा यही होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देख लो सॉरी, ये कॉपर क्लोराइड है एक्वस सॉल्यूशन और ये है लेड। लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर को फ्री कर देता है। यहाँ भी वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो लेड इज मोर रिएक्टिव, देखो लेड कहाँ है, लेड हाइड्रोजन के ऊपर है और ये कॉपर है नीचे, तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। तो कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन थोड़ा सा ग्रीन होता है, ग्रीनिश होता है। ठीक है, और जो लेड क्लोराइड बन जाता है वो कलरलेस हो जाता है, इसका थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है। कलर भी देखो ये ग्रीनिश कलर का होता है और ये हमारा बन जाता है कलरलेस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये डीप ब्लू कलर में होता है और ये ग्रीनिश हो जाता है, फेरस सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और ब्राउन डिपॉजिट इसमें जम जाता है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, हमारा एक रिएक्शन ये भी है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 जब रिएक्ट करता है कॉपर मेटल से तो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर, ये रहा कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को। ठीक है, तो ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बना देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो मतलब मोर रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन बन जाता है। सिल्वर नाइट्रेट ये हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, समझ में आया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इसको हम वैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन सिंगल लिखा नहीं जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट ही इसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम जब पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ आयंस होता है, आयन का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट तो आई होप समझ में आ गया होगा। इतने एग्जाम्पल, काफी एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे तो और सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। हाँ बच्चों, तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। ठीक है, जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं और दूसरे में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं दो टेस्ट ट्यूब में और फिर उनको दोनों को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद हम क्या देखते हैं, क्या बनता है। तो चलिए पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखने के बाद आपको समझ में आएगा। सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, इसका एक्वस सोल्यूशन। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, BaCl2, इसका भी हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब में हमने ये दोनों सोल्यूशन ले लिए और दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम क्या देखते हैं कि एक इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि उस सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, वो अलग से ही दिखाई देता है, वो इनसॉल्युबल होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है, वो है बेरियम सल्फेट। जैसे इधर का बेरियम और यहाँ सल्फेट, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन कर गया तो बनता है हमारा बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये बेरियम सल्फेट जो होता है हमारा, ये सॉलिड होता है, ये घुलता नहीं है, सॉलिड होता है। प्लस सोडियम क्लोराइड ये एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब ये घुला हुआ होता है उसी सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हुआ, देखो हमारा बेरियम जो है, बेरियम इसमें +2 है और सल्फेट SO4 -2। ठीक है, ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना गए। और सोडियम
सोडियम में हमारा है 1 प्लस और क्लोरीन में है 1 माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना गए। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई? तो ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, मतलब ये सॉलिड होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो उसी सॉल्यूशन में घुला हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी शॉर्ट में लिखते हैं। तो अच्छा, इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बोलेंगे ही, और साथ में हम इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है? बात समझ में आई कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इन रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, मतलब ये हमारा चला गया बेरियम के साथ और ये चला गया क्लोरीन के साथ, तो फिर हमारे प्रोडक्ट इस तरह के बने। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पिछला वाला जो हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसमें यही देखा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए कुछ और हम इसके एग्जांपल देते हैं तो और क्लियरली समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, ऐसे जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे तब देखना इस तरह के इनसे मतलब ऐसे रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। हाँ बच्चों, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल मैं करवा देती हूँ। इसमें ये वाला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ये भी एक्वस है, इसको भी एक्वस लिख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है? लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड है ये, और पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है येलो, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, येलो पीपीटी बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन सब रिएक्शंस को आप लोगों को लर्न करना है, मन से पढ़ना है, तो सब याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखो एक्सचेंज ऑफ आयन तो इसमें भी हुआ है। हमारा जो लेड है ये आयोडीन से मिल करके एक न्यू सब्सटेंस लेड आयोडाइड बनाया, और ये पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर के पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो हमारे जो दो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन करके टू न्यू सब्सटेंसेस बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जहां प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है, वो अलग से ही दिखाई पड़ता है टेस्ट ट्यूब में, तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ज्यादातर हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन ही जाता है। ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हमारा लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट इसका बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक है, अगला हमारा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराई जाती है, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर हम पास कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड। ठीक है, इसका ब्लैक पीपीटी बनता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये हो गया हमारा, लेकिन मेन ये वाला है, और जो इसके पहले हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला बताया था, दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के हमारे रिएक्शंस हैं, तो इनको जरूर अच्छे से लर्न करके रखना। अच्छा, तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन एल्यूमिनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अगर मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, तो बस ये चीज याद करके रखो कि किस किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और ये पोटेशियम आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट होता है, कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, और जो हमने पहले पढ़ा था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन से ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब अगला नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ बच्चों, तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये क्या होता है, इसको हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है किसी एलिमेंट में तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीजन
रिमूव हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा एक एग्जांपल देखो ये है, जैसे कॉपर पाउडर है, वो हम लेते हैं एक चाइना डिश में और उसके ऊपर हीट देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो कॉपर पाउडर है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई है, ब्लैक कोटिंग आ गई। तो क्यों आई है? क्योंकि वो हमारा बन गया है कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ले करके कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर में ऑक्सीजन मिल जाना मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ब्लैक कोटिंग इसीलिए आई। अब इस हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो क्या होता है, फिर रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर इसी हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, मतलब वापस कॉपर बन जाता है, फिर से अपना ब्राउन कलर में आ जाता है और ये H2O के साथ मिलके, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ मिलकर के H2O मतलब वाटर बना देता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आई। तो ये हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इस वाले इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है? ये हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इससे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में रिड्यूस हो गया है, मतलब यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया है इससे, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये हमारा हुआ है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो ये बात समझ में आई, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, समझ में आया। अच्छा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, मतलब जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको अच्छे से समझ लो आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी ने तो अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया है, मतलब खुद तो रिड्यूस हुआ है लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कराया है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात। तो इसलिए जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसने काम किया है, क्योंकि इसने खुद तो इससे ऑक्सीजन छीन ली और इसको रिड्यूस करा दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि मतलब जो कंपाउंड रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, ठीक है। तो ये बात तो हुई हमारे ऑक्सीजन के टर्म्स में। ऑक्सीजन मिल जाती है मतलब, ऑक्सीजन अगर मिल जाती है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन अगर हट जाती है मतलब रिडक्शन हुआ है। इसमें तो हमारा ऑक्सीडेशन ही हुआ है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हुआ ऑक्सीजन के टर्म्स में, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाइड्रोजन के टर्म्स में भी होता है। हाइड्रोजन के टर्म्स में कैसे होता है तो चलिए मैं समझाती हूँ। हाँ बच्चों, तो देखिए ये हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड में क्लोरीन गैस अगर पास कराई जाती है तो बनता है सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये समझना है। यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रही है हमें, तो अभी तो पिछले क्वेश्चन हमने बताया ऑक्सीजन के टर्म्स में हमने बताया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के टर्म्स में बताएंगे। तो देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हो रही है और जाकर के ये सल्फर बन गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इससे, ठीक है। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ये सल्फर बन गया है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था तब हम ऑक्सीडेशन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर में, और क्लोरीन जो कि सिंगल है वो जाके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, मतलब इसको हाइड्रोजन मिल गया है तो इसका रिडक्शन हुआ है। ये क्लोरीन जो हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड में रिड्यूस हो गया है, मतलब इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। तो जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये हो गया रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अब हम बता सकते हैं इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद जाके ऑक्सीडाइज हुआ है, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, H2S। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, इस हाइड्रोजन सल्फाइड को, ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई। ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि खुद तो जाके ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन अपना हाइड्रोजन क्लोरीन को दे करके इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस ये बात समझनी है आपको। इसी तरह से हमारा ये है, ये वाला रिएक्शन है मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन, ठीक है। जब ये बनता है तो हमारा इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है। देखो यहाँ पे HCl है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया और लूज करके क्या बना दिया, क्लोरीन बना दिया। तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये बात समझ में आई। और रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन यहाँ पे किसका हुआ, ये जो हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2 है, ये रिड्यूस हो गया MnCl2 पे, इसने अपना ऑक्सीजन खो दिया तो ये रिड्यूस हो गया। अब ये वाला रिड्यूस हुआ इसमें, ये यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है समझ में आया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब, इससे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं वो हम समझते हैं। ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है चीजों का, तो हमारे डेली लाइफ में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं क्या है। एक तो है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी, ये दो चीजें हैं जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं। हाँ बच्चों, तो देखो कोरोजन क्या होता है। Corrosion is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as acids on their surface, ठीक है। जैसे हम मेटल्स को, खास करके आयरन को अगर हम मॉइस्चर में खुले में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें जंग सी लगने लग जाती है, ठीक है, वो क्या होता है, उसी को रस्ट बोलते हैं। तो वो फ्लेकी सब्सटेंस होता है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस, धीरे धीरे उसकी सरफेस को खत्म करने लगता है, वो सरफेस से जो आयरन है वो निकलने लगता है और कमजोर हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है कोरोजन से, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का बहुत बड़ा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जैसे कार की बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं, रेलिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो रस्ट लगते लगते खत्म हो जाती है, वो उसकी परत निकलती जाती है, फिर नीचे वाले रस्ट लगता है, फिर परत निकलती जाती है। तो ये रस्ट होता क्या है, जब हमारा आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मॉइस्ट ऑक्सीजन से, मॉइस्ट ऑक्सीजन में वाटर भी होता है, तो ये हमारा बनाता है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। यहाँ पे Fe2O3, इसी को आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रेट है, इसमें H2O भी होता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसी को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है कोरोजन की। तो कोरोजन का सबसे बड़ा नुकसान मेटल्स को होता है, खास करके आयरन को, और भी दूसरी मेटल का भी कोरोजन होता है, लेकिन आयरन का कोरोजन बहुत जल्दी होता है और ज्यादा होता है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कोरोजन क्या है। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल, कभी कभी केमिकल से भी, एसिड वगैरह से भी मेटल की सरफेस खराब हो जाती है, धीरे धीरे वो टूटने लगती है, खत्म हो जाती है। तो ये समझ में आ गया कोरोजन क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन का और एक दूसरा दुष्प्रभाव है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है, चलिए हम वो भी समझ लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में एक होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है, when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change। मतलब जो फैट्स और ऑयल्स कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनकी स्मेल और टेस्ट अलग हो जाता है, खराब हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को रेंसिडिटी बोलते हैं। देखा होगा आपने चिप्स वगैरह के, चिप्स के पैकेट काफी दिनों तक रखे रहेंगे तो फिर उनकी स्मेल भी अलग हो जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, जिसको बचाने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। ऐसे फूड आइटम्स में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिए जाते हैं, या फिर जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स हैं उनको नाइट्रोजन गैस से भर दिया जाता है जो कि ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इस रेंसिडिटी को कम करते हैं, रेंसिडिटी को होने नहीं देते हैं। उनके नाम है BHA एंड BHT। ये है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, BHA और BHT। इनका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये है हमारा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल,
ये है एंटीऑक्सीडेंट, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर फूड पैकेट्स वगैरह में हम डाल देते हैं तो रेसिडिटी को ये कम करते हैं, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन, फूड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फूड की रेंसिडिटी को कम करते हैं। और रेंसिडिटी को कम करने के क्या उपाय हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट्स में डाल दी जाती है तो वो भी कम करती है रेंसिडिटी को, तो हमारे चिप्स के पैकेट ज्यादा दिनों तक चल पाते हैं। और फूड को रेफ्रिजरेटर में रखो तब भी रेंसिडिटी कम हो जाती है, फूड को लाइट से दूर रखो तब भी रेंसिडिटी कम होती है। और एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड रखो तो रेंसिडिटी नहीं होती है। एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं ऐसी चीजों को रखने के लिए, जैसे चिप्स वगैरह हैं या और भी हमारे जो नमक पारे हैं, जो भी फूड ऑयल्स और फैट्स से बने होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उनकी रेंसिडिटी कम होगी। चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस इसीलिए डाली जाती है रेंसिडिटी को कम करने के लिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में रखने से भी रेंसिडिटी कम हो जाती है। और फूड को लाइट से दूर रखो तो भी उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो उनकी रेंसिडिटी कम हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों समझ में आया रेंसिडिटी क्या होती है, तो आज ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जो क्वेश्चंस आते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो करवा के फिर ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद में मैथ्स शुरू करवाऊंगी, चैप्टर नंबर 2। मैथ्स का एक चैप्टर तो मैंने करवा दिया है, चैप्टर सेकंड करवाऊंगी इसको कंप्लीट करने के बाद। तो एक वीडियो इसका बनाने के बाद फिर मैथ्स करवाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।